हेलो दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की जो यूनिट 5 है, उस यूनिट 5 के जो पीवाईक्यू है उनका एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। यूनिट 3 और 4 जो है इनके पीवाईक्यू का एनालिसिस हम कर चुके हैं। पहले आप वो वीडियो देखना, उसके बाद जो है इस 5वीं यूनिट के पीवाईक्यू एनालिसिस को आप देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। ये वीडियो भी जैसे हमने 3 और 4 के दो दो पार्ट में वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जितना चीज़ें मुझे पता है वो सब आपको बताऊँ। तो उसमें समय लगता है और क्वेश्चंस एक साथ सारे कवर करना मुश्किल होता है। तो ऐसा ही इसमें भी हम करेंगे। 2020 से 2024 यानी पिछले 5 वर्षों के जो पीवाईक्यू हैं उनका एनालिसिस है ये। अब अगर हम बात करें 2024 के पेपर की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था इसमें वाद के बारे में। जैसे मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोहराए राजन केस 1951 के बारे में क्वेश्चन आया था कि दोनों की अगर संघर्ष की स्थिति रही, यानी डीपीएसपी और मौलिक अधिकार की, तो डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता घोषणा किस वाले वाद में की गई है। मल्टीपल ऑप्शंस इसके करेक्ट माने गए थे शुरू में। बच्चों ने जब इसको, वैसे तो एमपीपीएससी ने शुरू से इसी का यही उत्तर माना है, लेकिन ये कोर्ट में भी गया ये वाला क्वेश्चन, और बार बार इस क्वेश्चन की चर्चाएँ भी हुई। लेकिन जनरली जो एमपीपीएससी है उनके पास जो प्रूफ होता है वो अपनी बात मनवा ही लेते हैं, कोर्ट में भी मनवा लेते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आज भी विवादित है, लेकिन इसका उत्तर फाइनल आंसर की के हिसाब से यही रहा है। सीख हमको ये मिलती है इससे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो भी महत्वपूर्ण वाद रहे हैं, जो कि पास्ट में रहे हैं, जैसे 4 तो ये यहीं पर लिखा हुए हैं, तो इनके बारे में आपको डिटेल्स पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। साथ ही और भी जो भी वाद रहे हैं, मूल अधिकार संबंधित हो गया, डीपीएसपी, या समय समय पर जो वाद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, केसेस हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आयोग से संबंधित प्रश्न ऐसा कोई वर्ष जाता ही नहीं जिस आयोग से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न है। आयोग में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो आयोग में आपको इसकी संरचना पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई है ना, और इसके बाद जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और सदस्यों को किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है, सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उनका कार्यकाल या पदावधि कितनी होती है, शक्तियों का वितरण किस प्रकार से होता है, ये अगर संवैधानिक है तो संवैधानिक, और सांविधिक है तो सांविधिक, और गैर संवैधानिक है तो वो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, संवैधानिक वो होता है जिसमें संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन है। सांविधिक वो होता है जो संविधान में वर्णन तो नहीं है, लेकिन किसी विधि या अधिनियम के माध्यम से उसका निर्माण किया गया है। और गैर संवैधानिक वो होता है जो ना तो विधि के माध्यम से ना ही संवैधानिक तरीके से उसका जो निर्माण हुआ है वो मात्र एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से हो गया है, जैसे नीति आयोग। तो ये आयोग, आपको इतनी सारी चीज़ें आयोग के बारे में पता होनी चाहिए। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो बहुत सी काम की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मेरा पर्सनल अनुभव है ये जीवन का, मैंने बार एग्ज़ाम दी है, क्रैक की है, तो मैं वो चीज़ें बताता हूँ आपको जो मैंने महसूस किया है। जनरली मेरे वीडियोस आपको दूसरी जो यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं उससे बहुत अलग मिलेंगे। बहुत जेन्युइन वीडियो होते हैं मेरे, और मैं जो भी मैंने महसूस किया जीवन में वो मैं आपको बताता हूँ इन वीडियोस में। तो जब भी आप मेरे वीडियोस देखो तो आप एक पेन पेपर रखा करो साथ में, ताकि आप महत्वपूर्ण चीज़ें जो भी मैं बताऊँ वो आप नोट कर सको। सेम क्वेश्चन ये संविधान संशोधन से आया है। संविधान संशोधन से प्रश्न आता ही आता है, जैसे मैंने बताया ना, आयोग से प्रश्न आता ही आता है, ऐसे संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा ही जाता है। पहले संविधान संशोधन की डिटेल पूछी जाती थी, अभी भी डिटेल आ सकती है, लेकिन अब क्या हो गया है, एमपीपीएससी कुछ समय से जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में बार बार प्रश्न पूछ रही है, और कंसेप्चुअल बेसिस के साथ पूछ रही है। जैसे ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी है। पहले तो ये क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ नहीं है उसको समझ में ही नहीं आएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। देखो, संविधान संशोधन दो तरीके से होता है, आपने पढ़ा होगा 3 तरीके से, लेकिन मैं बताता हूँ 2 तरीके से। जो एक साधारण बहुमत से होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता ही नहीं है। तो 2 ही तरीके से संविधान संशोधन होता है, एक तो विशेष बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत से। तो कौन कौन से केसेस, कौन कौन से इसमें संशोधन के प्रकार में पूछे जाते हैं, एक बार आए हैं क्वेश्चन, कई बार आए हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये जीएसटी परिषद संबंधित है तो क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। तो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया अभी तक एक संविधान संशोधन, और दूसरा आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके अतिरिक्त आयोग, ये 3 टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ें तो इनको ज़रूर अच्छे से ध्यान दे के पढ़ें। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताइए, तो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये
अनेकों एग्जाम में अनेकों बार पूछा जा चुका है, MPPSC में 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये राष्ट्रपति भी इसमें आप ऐड कर लीजिए, एक राष्ट्रपति से भी प्रश्न, ऐसा कोई साल जाता ही नहीं जिसमें नहीं आता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति, देखो 2 बार आ गया क्वेश्चन, ये राष्ट्रपति और महान्यायवादी इन दोनों के जो है मिश्र करके ये प्रश्न पूछा गया है। महान्यायवादी, देखो ये जो संघ की कार्यपालिका है, संघ और राज्य की जो कार्यपालिका है, इन दोनों से क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, ठीक, राष्ट्रपति के साथ साथ क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद होती है, और एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। ये 4 इंपॉर्टेंट है और ये इनसे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे ही राज्य की अगर कार्यपालिका की बात करें तो इसमें गवर्नर सबसे प्रमुख होता है, गवर्नर के पास CM और जो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो, और साथ में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी राज्य का महाधिवक्ता, जो हमारे प्रशांत सिंह है वर्तमान में AGI वो, ठीक। तो ये आपको इनके बारे में अच्छे से बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए, इन 4 संघ की और 4 राज्य की कार्यपालिका के बारे में। केम उनसे संबंधित है, देखो संविधान की जो समितियां हैं, संविधान सभा आपके सिलेबस में है और संविधान सभा से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो संविधान सभा से संबंधित जितनी भी समितियां हुई उन समितियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से प्रारूप समिति के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, प्रारूप समिति इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आया है इससे। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, देखो ये आपातकाल का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपातकाल प्लस मंत्रिमंडल प्लस राष्ट्रपति इन तीनों को मिला के प्रश्न बनाया हुआ है। आपातकाल के 3 अनुच्छेद, 3 नहीं 4 बोलूँगा मैं, क्योंकि 352, 56 और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 65 और 60, सॉरी ये 352 एक और एक 358 होता है, और इसके अलावा 360, ये एक 356, ये 4 अनुच्छेद हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। इसके अतिरिक्त भी एक आध अनुच्छेद है आपातकाल में जो कि राष्ट्रपति संबंधित है और इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप देख लेना, मंत्रिमंडल। और ये क्वेश्चन कई बार इसलिए पूछा गया है क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद से ये वाद निकला था। इंदिरा गांधी के पहले क्या था कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल जब लगाया था तो बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के लगा दिया था, तो तब उसके बाद फिर भाजपा की गवर्नमेंट आई और उसने 44th अमेंडमेंट किया 1978 में, और उसमें फिर उन्होंने ये बात रखी कि आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आपातकाल की घोषणा अगर आपको करनी है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही हो सकती है। और फिर वो एक संशोधन भी हुआ था, आपको पता ही है, क्या कौन सा हुआ था बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ आप कि वो जो संशोधन हुआ था आपातकाल की परिभाषा में वो क्या हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, ये सुशासन आपके इसमें चैप्टर नया ऐड हुआ है, तो संस्थान के बारे में प्रश्न आया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इससे सुशासन से प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, देखो सुशासन इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग करता है, और मध्य प्रदेश की जो है सुशासन इंडेक्स में क्या रैंकिंग है ये भी पूछा जा सकता है। सुशासन से संबंधित संस्थान पूछे जा सकते हैं, कोई पहल अगर गवर्नमेंट ने की है MP गवर्नमेंट ने तो वो पूछी जा सकती है। ये महाधिवक्ता के बारे में प्रश्न आया है, महाधिवक्ता की जैसे AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आया है, वैसे ही सेम महाधिवक्ता के बारे में प्रश्न आया है। तो महाधिवक्ता के बारे में प्रश्न कोई ज़्यादा कठिन प्रकृति का प्रश्न है ही नहीं है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत हो ही नहीं सकता है। देखो प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जिसने नियुक्ति करी वो हटा सकता है उसको, तो गवर्नर ने नियुक्ति करी है महाधिवक्ता की, तो गवर्नर ने जब नियुक्ति करी है तो मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत कैसे रह सकता है वो। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज, आपको सबको ही पता है कि पंचायती राज 11वीं अनुसूची है, बहुत ही इजी प्रकृति का प्रश्न है, लेकिन आपको जो कमेंट सेक्शन बताना है मुझे वो 12वीं 7वीं राज सूची तो छोड़ो, लेकिन 12वीं और 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 2023 के पेपर की हम बात करते हैं। उच्च न्यायालय को न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा, देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सब के जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रश्न है, बहुत इजी प्रकृति का है। और देखो यहाँ भी ये भी त्रिस्तरीय पंचायती राज का है, तो पंचायती राज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। संसद वाला जो टॉपिक है उसमें आपने धन विधेयक के बारे में पढ़ा ही होगा, धन विधेयक के बारे में पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में आपको महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स वो बार पता होना चाहिए। जैसे मैं बताऊँ अगर कि धन विधेयक कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो, साथ ही जो है संविधान संशोधन जो हुए हैं वो, ये दो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो धन विधेयक है या नहीं है, बहुत सारा घिसा पिटा प्रश्न है, ये विधानसभा का अध्यक्ष करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद लोक सेवा आयोग, देखो पहले क्या था कि पहले सिलेबस में 10 आयोग हुआ करते थे, तो आयोग से रिलेटेड डिटेल में प्रश्न आते थे, लेकिन अब नहीं आएंगे क्योंकि आयोग से अब केवल एक ही प्रश्न आने की संभावना बनेगी।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद महिला आयोग के, देखो ये धाराएं भी पूछी गई है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये पहले सिलेबस में अलग से यूनिट थी, अब अलग यूनिट नहीं है आयोग की। मानव अधिकार आयोग। इसके बाद बात करें एसटी आयोग की, तो एसटी आयोग में कितने सदस्य होते हैं। मैं सदस्यों की संरचना के बारे में बता ही चुका हूँ आपको। केक भी पहले सिलेबस में था, तो केक अलग से राज्य था। एनजीटी, इसका मुख्यालय कहाँ है। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था वैसे तो, लेकिन अगर यूपीएससी थी सिलेबस में पहले, यूपीएससी खैर सिलेबस में तो आयोग अभी भी है, लेकिन आयोग अब क्या है, एक सब टॉपिक बन के रह गया है और एक क्वेश्चन इससे आने की संभावना बनेगी। तो इतना डिटेल में नहीं आएगा कि कौन सी समिति बनी थी, कब बनी थी, इतना सब टेंशन मत पालना। राष्ट्रपति के चुनाव, देखो चुनाव के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनको हटाने में कौन कौन लोग शामिल होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और निर्वाचन किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया, मैंने बता ही दिया डीपीएसपी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीपीएसपी में जो 3 वेरिएशन है, जैसे एक तो समाजवादी है, समाजवादी, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद गांधीवादी, और एक होता है उदारवादी। तो ये तीनों ही तरीके में जो भी डीपीएसपी आते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते, यानी इनके हनन पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। किस देश से लिए, तो आयरलैंड से लिए, ठीक है। संसद का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा हुआ, तो संसद, ये कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन की, देखो राष्ट्रपति हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमको लगता है कि ये संसद का सदस्य नहीं है। ये सदस्य वास्तव में नहीं है, लेकिन ये अंग है। संसद 3 से मिलकर बनी होती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग है, लेकिन राष्ट्रपति इनमें से किसी भी जो सदन है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इनका सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति, लेकिन संसद का अंग जरूर होता है। क्यों होता है, देखो इसको ढंग से समझो आप। जब भी आप कोई विधेयक पारित करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप लोकसभा में आपने वो इनिशिएट किया, वो फिर गया राज्यसभा में, ठीक, और जब लोकसभा राज्यसभा दोनों में आप पारित कर दोगे, उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के बाद जब तक उसकी मोहर नहीं लग जाती उस पर, तब तक वो विधेयक बन ही नहीं सकता है, अधिनियम नहीं बन सकता। तो इसीलिए संसद के अंग में जो है ये आता है, ठीक। इसके बाद बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो ये किस संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही मैंने बार बार बता दिया आपको। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने बताया था आपको कि डीपीएसपी, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनसे 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलो हर साल। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसमें से ये प्रश्न आया है। संविधान सभा का निर्माण, ये भी कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, और संविधान सभा की जो हिस्ट्री रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई, किस प्रकार से हुई, ये, ठीक। इसके बाद बात करें 2022 के पेपर की, तो 22 में और 22, 21 और 20, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो, क्योंकि हमको समझ में आ गई ये चीज़ें, तो इसीलिए अब मेरे को इतनी डिटेल्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2022 के पेपर से हम देखेंगे इसको, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो संविधान सभा आपको अच्छे से पढ़नी है, संविधान सभा, ठीक। इसके बाद आपको जो है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बाद आप पढ़ोगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और महान न्यायवादी, महाधिवक्ता, ठीक। उसके बाद गवर्नर इसमें, और इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये आपको, और आयोग तो आप एक प्रश्न मान के चलो, आयोग से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो ये आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, ठीक। इसको यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेंटरशिप के बारे में मैंने बताया था आपको कि मेंटरशिप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मेंटरशिप ग्रुप में मिल जाएगी, और मेंटरशिप ग्रुप में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। 400 रुपये बहुत मिनिमल फीस रखी गई है इसकी, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कंटिन्यूस डाउट सेशंस होते हैं, और मैं वॉइस कॉल के माध्यम से आपसे चर्चा करता हूँ उसमें, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ देख लेना और मैसेज कर देना, आपको जो है कोई ना कोई कॉन्टैक्ट कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।